सभी दर्शकों का दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम और आपके मन पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। आज मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टिका। और दर्शकों, आज कार्यक्रम में हम बहुत ही दो ज़रूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं। और क्योंकि हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है, तो बिल्कुल आपको हम सबसे पहले बता देते हैं संपर्क सूत्र। क्योंकि आज जो दो विषय हैं हम जिन पर बात करने जाने वाले हैं, वो बिल्कुल उन विषय से संबंधित आपके पास प्रश्न होंगे ही होंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको मैं नंबर बता देती हूँ कि हमसे संपर्क करने के लिए क्या करना होगा। जी हाँ, हमारा लैंडलाइन नंबर आप नोट कर लीजिए 0755 266 0049। तो चलिए, अब कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार बात कर लेते हैं और सबसे पहले आपको तिथि बता देते हैं। तिथि जो आज की है विक्रम संवत 2080, माह है ज्येष्ठ और आज है शुक्ल पक्ष की पंचमी। तारीख है 24 मई और आज दिन है बुधवार। और इसी के साथ कामना करती हूँ कि आज का आप सभी का दिन मंगलमय हो। चलते हैं इतिहास की ओर और पलटेंगे पन्ने इतिहास के और एक बार नजर डालेंगे कि क्या घटनाएं घटी थी आज के दिन, यानी 24 मई के दिन इतिहास में। सन 1883 में ब्रुकलिन और मैनहट्टन को जोड़ने वाले ब्रुकलिन ब्रिज को यातायात के लिए खोला गया था। सन 1931 में पहली वातानुकूलित यात्री ट्रेन अमेरिका के बाल्टीमोर ओहियो मार्ग पर चलाई गई थी। सन 1959 में साम्राज्य दिवस का नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया गया था। सन 1986 में मार्गरेट थैचर इजराइल का दौरा करने वाली ब्रिटेन की पहली प्रधानमंत्री बनी थी। सन 2001 में नेपाल के 15 वर्षीय शेरपा तेम्बा शेरी माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने थे। तो जी हाँ, ये वो सारी घटनाएं थी जो आज के दिन इतिहास में घटी थी 24 मई के दिन। अब आगे बढ़ेंगे और आपको सबसे पहले बताते हैं कि आज वो कौन सी दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर हम बात करने जाने वाले हैं। हाल ही में आपने सुना होगा कि बाज़ार में 2000 के नोट अब कुछ दिनों में चलना बंद हो जाएंगे। तो बिल्कुल आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि नोटबंदी है या ये नोट बदली है। और इसी के साथ आज हम एक मानसिक विकार पर भी बात करने जाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आज के हमारे जो विशेषज्ञ, जो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, उनसे परिचय करवा देती हूँ। आज हमारे साथ जो मानसिक विकार है, जिसे हम सिजोफ्रेनिया बोलते हैं, इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर रोमा भट्टाचार्य है। मैम, आप सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं, इसी के साथ आप चेयर पर्सन हैं स्टिग्मा एंड मेंटल हेल्थ ऑफ सार्स साइकेट्रिस्ट फेडरेशन की। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। और जो 2000 के नोटों के विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजेश उपाध्याय सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप डीजीएम हैं यूको बैंक में। सर, सबसे पहले आपसे शुरू करूंगी कि सर, जो 2000 के नोटों की चर्चा मार्केट में है, जो अभी हमने कुछ दिन पहले न्यूज़ में सुनी, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगी कि ये नोट बंदी है या नोट बदली। मैडम, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है और ये मुझे लगता है सामान्य जन में ये बड़ा भ्रम की स्थिति है। तो मैं ये बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई का जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें ये क्लियर कहा है कि ये नोट बदली है। मतलब क्लीन नोट पॉलिसी एक बैंक की, भारतीय रिजर्व बैंक की रहती है, जिसमें वो समय समय पर ऐसे नोट जो प्रचलन से बाहर करना है उनको वो बदलता रहता है और बैंक के विभिन्न जो चैनल हैं करेंसी रजिस्टर के माध्यम से उनको जमा करता है। तो ये लगभग वही स्थिति है। इसमें आपको 2000 के जो नोट हों और उसमें एक समय सीमा दी 29 सितंबर, उस समय तक आप किसी बैंक की, किसी भी बैंक के किसी भी शाखा में जाके नोट बदल सकते हैं, या आपके पास अपना जो बैंक अकाउंट है उसमें किसी भी सीमा तक, उसमें कोई डिपॉजिट का कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, वहाँ तक आप स्वेच्छा से राशि जमा करा सकते हैं। यदि किसी ग्राहक को या किसी व्यक्ति को नोट जमा नहीं करना अपने खाते में, जो कि प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स के तहत है, तो वो एक 20,000 रुपये तक, मतलब 10 नोट, वो कहीं भी जाके बदल सकता है। उसको उस मुद्रा के तहत दूसरी मुद्रा जो प्रचलन में है वो मिल जाएगी। और बैंकों के लिए ये निर्देश दिया गया है कि अब से, मतलब जो 23 मई से, हम कोई भी बाहर बैंक या एटीएम से 2000 के नोट नहीं सर्कुलेशन में आएंगे। और बैंक 2000 के नोट जो भी बैंक के पास आएंगे वो बैंक के पास रहेंगे। और उसको जो एक अप्रचलनीय जो मुद्रा रहती है, नॉन इशूबल नोट रहते हैं, उसके तहत काउंट किया जाएगा
और करेंसी चेस्ट में उसको डिस्ट्रॉय करने की जो प्रक्रिया है रिजर्व बैंक की, उसके तहत उसका निपटान किया जाएगा। तो सामान्य जनता के लिए नोट बदलना है, कोई बदली नहीं है, कोई नोटबंदी नहीं है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, इस बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है दर्शकों कि ये नोट बदली है, नोट बंदी नहीं है। और सर एक चीज़ अगर हम देखें कि जब से ये घोषणा हुई है तब से कई लोग मार्केट में 2000 का नोट लेने से इनकार कर दे रहे हैं, जिसके चलते काफ़ी परेशानी का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। तो क्या ये सही है, हमें नोट अगर कोई दे रहा है, कुछ हम खरीद रहे हैं या किसी भी कारणवश लेन देन कर रहे हैं, तो क्या मना करना सही है या फिर वो हम ले सकते हैं? नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक का बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी व्यक्ति, ये चूंकि लीगल टेंडर है और इवन ये तो 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर बने रहेंगे, तो कोई भी प्रचलन में लेन देन से मना नहीं कर सकता है इसको। बस इसके आप समझे, आप कहीं भी जो सामान जिस तरह से आप व्यवहार में नोट का उपयोग करते हैं उसी तरह 2000 के नोट का अपने व्यवहार बिजनेस में उपयोग कर सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति को 2000 के नोट एक्सेप्ट करने में परेशानी नहीं हो सकती, नहीं होना चाहिए। बल्कि इवन यहाँ तक तो है कि ये जो बैंक करेंसी है, इसको यदि कोई व्यक्ति, कोई व्यवसायी मना करता है तो ये तो भारतीय दंड संहिता के आपराधिक प्रकरण में भी आता है। तो किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप अपने व्यवसाय बढ़ाने के लिए लेन देन में 2000 का नोट उपयोग कर सकते हैं और इसको सीधा बैंक में जाके आप अपने खाते में जमा कर दीजिए। ये लीगल टेंडर बना रहेगा, तो आपस में व्यवहार में इसमें लेने में बाजार में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये थोड़ी भ्रांतियाँ रहती हैं और आपने महसूस किया होगा पहले भी 2000 के नोट बहुत कम प्रचलन में थे मार्केट में, जो लेन देन की मुद्दा छोटी मानी जाती थी। लेकिन ये क्लियर है भारतीय रिजर्व बैंक के या बैंक के निर्देशानुसार, आप लेन देन से बाहर नहीं है, आप जो निर्धारित सीमा है उस तक आप लेन देन कर सकते हैं। हर व्यक्ति को नोट स्वीकार करना चाहिए। जी, तो बिल्कुल दर्शकों इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आप 2000 के नोट मार्केट में ले दे सकते हैं और आप इसे बैंक में जाके बदल भी सकते हैं। और सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो ये है कि वो नोट ले जाके आप अपने अकाउंट में एक राशि के तौर पर भी उसे जमा कर सकते हैं। तो आइए अब सर से प्रोसेस भी जान लेते हैं कि सर एक्सचेंज करने की क्या प्रोसेस है। ये बहुत सरल तरीका, जैसे आज के समय में हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट है। कोई भी व्यक्ति किसी भी राशि के जो निर्धारित सीमा है, यदि किसी का जनधन खाता है तो उसमें 50,000 तक राशि का सीमा है, या 50,000 रुपये से किसी भी सीमा तक कोई नोट जमा करना चाहता है तो सिंपल KYC बैंक में खाते में रहता ही है, तो आप जमा कर सकते हैं। जमा करने के लिए कोई राशि का निर्धारण नहीं है, आप कितनी भी सीमा तक के नोट जमा कर सकते हैं, जैसे आप अभी तक जमा करते आए हैं। ये बहुत सहज प्रक्रिया है और इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा यदि कोई ये चाहता है, उसके पास 2 या 4-5 नोट है जो वो बदलना चाहता है, वो नोट अपने खाते में जमा नहीं करना चाहता किसी वजह से, तो प्रतिदिन कोई भी व्यक्ति बैंक शाखा में जाकर 20,000 रुपये तक की राशि, मतलब 10 नोट जाके बदल सकता है। बैंक उसके लिए तुरंत ही 10 नोट लेके, मतलब 20,000 राशि तक का नोट लेके उसके दूसरे नोट जो प्रचलन में है 100-500 के या जिस डिनोमिनेशन के वो नोट चाहे वो दे देगी। और एक बहुत सहज प्रक्रिया है। बैंक में पैनिक नहीं हो, लोगों को जागरूक बने रहें, बैंक में कोई असुविधा नहीं हो, इसलिए सारी बैंकों ने ये व्यवस्था की है कि इसके लिए बहुत सारे काउंटर्स हैं। और कल चूँकि पहला दिन था तो पूरे मध्य प्रदेश में एज ए जर्नल के नाते मैं महसूस करूँगा कहीं से कोई ऐसी खबर नहीं है कि लाइन लगी हुई हो, लोग आ रहे हैं, भीड़ हो रही हो। इक्का दुक्का कहीं कोई आएगा, लोग सीनियर सिटीजन हैं या कोई इस तरह के व्यक्ति हैं, तो उनके लिए विशेष टेक केयर किया गया है। सारी बैंकों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि कोई महिला है, कोई फिजिकल चैलेंज व्यक्ति है या कोई सीनियर सिटीजन है तो उनको स्पेशल टेक केयर करें कि उनको नोट बदलने में, एक्सचेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। सर आपकी ये बात सुनकर एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि क्या कुछ डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि आधार कार्ड, इन सब की कोई ज़रूरत तो नहीं जब आप पैन कार्ड या किसी भी तरह की कोई आइडेंटिटी, जब भी आप ये नोट एक्सचेंज कर रहे हैं, किसी का बैंक में खाता है तो उसके लिए तो बाकी सारी प्रक्रिया रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना सिंपल अकाउंट नंबर बनाकर उसमें जमा कर सकता है। और कुछ बैंकों जैसे भारतीय स्टेट बैंक ने तो ये क्लियर किया हुआ है कि उसके यहाँ जाके किसी को कोई आईडी वगैरह की ज़रूरत भी नहीं है, कोई भी व्यक्ति जाके निर्धारित सीमा तक नोट बदल सकता है। इसके अलावा कुछ बैंकों ने अभी जो नॉर्म्स आए हैं उनके यहाँ, उन्होंने कुछ फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, एक आईडी मांग रहे हैं, उससे भी नोट बदल सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी का अकाउंट नंबर है और वो नोट बदलना चाहता है तो वो सिंपल अपना अकाउंट नंबर लिखा के बिना खाते में जमा करे भी नोट बदल सकता है। तो ये सिंपल प्रक्रिया है, हर बैंक ने अपने बनाए हैं। लेकिन रिजर्व बैंक ने क्लियर किया है, उसके जो इंस्ट्रक्शंस थे
कि आपको जो व्यक्ति नोट जमा करता है उसके बारे में पता होना चाहिए, और एक सीमा के बाद बाकी 20 सीमा तक किसी बिना आधार प्रूफ के भी आप नोट बदल सकते हैं। ये सामान्य प्रक्रिया है। जी सर, सीमाओं के बारे में हम विस्तार में अपने दर्शकों को बताएंगे। यहाँ पर बात कर लेते हैं रोमा मैम से। तो दर्शकों आपको बता दूं कि आज वर्ल्ड सीजोफ्रेनिया डे भी है। तो आइए सबसे पहले तो मैम से समझते हैं कि सीजोफ्रेनिया आखिर है क्या। मैम पुनः स्वागत करती हूँ आपका कार्यक्रम में, और सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप सीजोफ्रेनिया डिसीज़ के बारे में, डिसऑर्डर के बारे में बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे मनाया है इस वजह से जाता है कि लोगों में स्किज़ोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी के बारे में जागरूकता फैले। ये स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें इंसान जो ग्रसित होता है उसके जीवन शैली में परेशानी आती है, क्योंकि उसके व्यवहार में परेशानी आती है। व्यवहार में इसलिए परेशानी आती है क्योंकि उसकी सोच में विकार पैदा होती है। या तो वो डरने लगता है अनजान चीज़ों से, कई बार जो आवाज़ें नहीं हैं वो उस व्यक्ति को सुनाई देती है। वो आवाज़ें किसी भी तरह की हो सकती है, उससे बात करने वाली, उसको डराने धमकाने वाली, या किसी थर्ड पर्सन के रूप में वो आवाज़ उसे सुनाई देती है। उसे भ्रम होता है, उसे कई बार इस तरह की शंका होती है कि कोई उसके पीछे लगा है या कोई उसका नुकसान करना चाहता है, कोई उसको मारना चाहता है। तो जब इस तरह के लक्षण होते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो इंसान जो है डरा हुआ महसूस करता है, उसका व्यवहार जो है वो बदल जाता है, उसकी दिनचर्या बदल जाती है, उसको नींद में और भूख में परेशानी आने लगती है। स्किज़ोफ्रेनिया जो है विश्व भर में कम से कम 2 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोग इससे ग्रसित हैं, और भारत भी इससे अछूता नहीं है। 1 to 1.5% ऑफ द पॉपुलेशन इस बीमारी से ग्रसित होता है, और इसके लक्षण जानना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बीमारी का इलाज होता है, ये बीमारी लाइलाज नहीं है। तो स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ही विश्व स्किज़ोफ्रेनिया दिवस मनाया जाता है, ताकि हम सब इस बीमारी के बारे में बात करें, चर्चा करें और लोगों को जानकारी दे सकें। बिल्कुल दर्शकों, जो सीजोफ्रेनिया है ये एक गंभीर मानसिक बीमारी है। इस बीमारी के चलते लोगों का वास्तविकता, और वो अंतर नहीं कर पाते हैं वास्तविकता में और काल्पनिक चीज़ों में। मैम क्या ये सही है कि लोग काल्पनिक दुनिया में ज़्यादा जीने लगते हैं? जी बिल्कुल, जैसा आप बता रही हैं कि वास्तविकता और काल्पनिकता के जो बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कहीं ना कहीं ब्लर होने लगता है। वो इसीलिए होने लगता है क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को जब बाहर से कोई स्टिम्युलस होता है, जैसे साउंड वेव्स पहुंच रही है तो आवाज़ें आएंगी, विजुअल इनपुट है तो दिखाई देगा, लेकिन इन लोगों में ब्रेन में न्यूरो हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते जो आवाज़ें बाहर की दुनिया में नहीं है वो सुनाई देने लगती है, जो चीज़ें नहीं हैं कई बार वो चीज़ें दिखाई देने लगती है। तो कई बार इसको काल्पनिक समझा जाता है, लेकिन जो ग्रसित है उसके लिए वो काल्पनिक नहीं है, उसके लिए तो वही वास्तविक है, क्योंकि उसे सुनाई दे रहा है, उसे दिखाई दे रहा है। तो रियलिटी और अनरियल के बीच का जो फासला है वो कम होता जाता है, और उस इंसान की दिनचर्या में, उस इंसान के दिन भर के व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है, और वो परिवर्तन उसे अपने जीवन को सुचारू रूप से व्यतीत करने में बाधा बनती है। कई बार इस तरह की चीज़ों को लेके लोगों में भ्रांतियाँ होती है कि शायद ये किसी को भूत प्रेत का असर है, किसी को ऊपरी हवा का असर है, या किसी को कोई बाधा लग गई है। तो अक्सर हमारे देश में अज्ञानता के कारण इन मरीजों को तांत्रिक के पास, झाड़ फूंक वालों के पास, फेथ हीलर्स के पास, मज़ारों में, मंदिरों में लेके जाया जाता है, और कई बार उनके साथ वहाँ पे बड़ा अमानवीय जो है एक्शंस भी उनके साथ होती हैं, जो उनकी मेंटल स्टेट को और ख़राब करती हैं। इस बीमारी के कई कारण होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो जेनेटिक है, दूसरा जो है एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स हैं, तीसरा न्यूरो हार्मोनल या मस्तिष्क के अंदर रासायनिक असंतुलन से पैदा होती है। कई बार अगर प्रेग्नेंट मदर ने सब्सटेंस अब्यूज़ किया या नशे की चीज़ों का सेवन किया, या कई बार जो है कोई ट्रॉमा से गुजरा है, तो भी इस तरह के केसेस देखने में आते हैं। तो जैसे मैं बता रही हूँ कि गंभीर बीमारी है, लेकिन समय रहते और शुरुआती लक्षण को अगर हम पहचानने लगेंगे और सही समय पे उपचार के लिए पहुँचेंगे तो जीवन जो है एक सुचारू रूप से वापस चलने की बहुत उम्मीद होती है।
जी बिल्कुल मैम, जो सीजोफ्रेनिया शब्द है ये एक ग्रीक वर्ड है और इसका जो मतलब होता है वो होता है स्प्लिट माइंड। तो ये स्प्लिट माइंड क्या कहीं ना कहीं स्प्लिट पर्सनालिटी से इंटरकनेक्ट है या फिर ये दोनों ही अलग चीज़ है? जी बिल्कुल, स्किज़ोफ्रेनिया को पहले डिमेंशिया प्रीकॉक्स भी कहा जाता था और यूजन ब्लॉयलर ने इस टर्म को कॉइन किया। ये स्किज यानी स्प्लिट, लेकिन स्प्लिट पर्सनालिटी बिल्कुल अलग चीज़ है। ये जैसे मैंने पहले भी समझाया कि ये दिमाग में, मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन के कारण पैदा होती है, और क्योंकि इन लोगों का व्यवहार बहुत अलग हो जाता है, एक नॉर्मल जो इस बीमारी से ग्रसित नहीं है उस इंसान से बहुत अलग होता है, तो इसलिए ऐसा शब्द का जो है शुरुआत हुई कि ये नॉर्मल से हटके है, तो ये स्प्लिट है। लेकिन स्प्लिट पर्सनालिटी बिल्कुल अलग चीज़ है, जो एक आइडेंटिटी डिसऑर्डर जिसको कहा जाता है। और जैसे मैंने कहा, ये कोई भी ऐसा भी समझा जाता है कि पुराने जन्म के कर्म का असर है, या इसकी कोई गलती से ये गलती के कारण ये बीमारी का उत्पन्न हुआ, लेकिन नहीं। जैसे किसी को डायबिटीज़ हो जाता है, थायराइड हो जाता है, जो भी हार्मोनल बीमारियां हैं, ये मस्तिष्क के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और इंसान जो है वास्तविकता से दूर होता चला जाता है। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, यहाँ पर आप सभी को एक बार मैं फिर से याद कराना चाहूँगी कि नमस्कार एमपी यानी कि यह जो कार्यक्रम है ये एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है और आज हम बेहद दो ज़रूरी विषय पर बात कर रहे हैं और इसलिए आपको हमारे साथ जुड़ना बनता है। जुड़ने के लिए आपको संपर्क सूत्र एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगी। हमारे फ़ोन नंबर्स आप अपनी टीवी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। उसी के साथ एक बार मैं भी आपको दोबारा से बताना चाहूँगी, हमारा जो लैंडलाइन नंबर है वो है 0755 266 0049। इसी के साथ एक टोल फ्री नंबर भी आपके लिए उपलब्ध है 1800 233 0040। जी हाँ दर्शकों, और आज हम जिन दो विषय पर बात कर रहे हैं, नोट 2000 के नोट बदली पर और जो एक मानसिक बीमारी है वो है सीजोफ्रेनिया। और इसी के साथ आपको याद दिला दूं, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि जो नमस्कार एमपी है ये पूरे हफ्ते यानी कि हम सोमवार से शनिवार आपके लिए लेकर आते हैं 12 से 1। इसमें बहुत सारी जानकारियां हम सजो कर लाते हैं आपके लिए, ताकि उन सभी जानकारियों को लेकर आपको जागरूक कर सके। बहुत सारे सेगमेंट अलग अलग इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल ये जो 1 घंटा होता है हर दिन 12 से 1 आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है। आज का विषय भी जो हमारे आज के दो विषय हैं बेहद ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल इससे जुड़े जो भी सवाल आपके मन में हो तो उसे आप हमसे साझा कर सकते हैं। साझा करने के लिए संपर्क सूत्र आपको मैंने बता ही दिए हैं। आइए, जो आज हम सीजोफ्रेनिया डिसीज़ पे हम बात कर रहे हैं, मैम से जानते हैं कि इसके, जैसे कि मैम ने हमें कुछ कारण बताए थे कि ये जेनेटिक तौर पर भी ट्रांसफ़र होता है जनरेशन टू जनरेशन, और भ्रांतियों के बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले मैम से जानते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं इस बीमारी से ग्रस्त होने के, क्या कारण हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये बीमारी आम तौर पे यंग एडल्टहुड में शुरुआत होती है, यानी 20 साल की उम्र से लेके 35-40 साल तक के अंदर ये उसका जहाँ तक है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स इस एज ग्रुप के होते हैं। अर्ली ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया उसको बोलते हैं जहाँ पे 18 साल से कम उम्र के बच्चों में भी इसके लक्षण देखने को मिलते हैं, और आजकल तो जीरियाट्रिक पॉपुलेशन यानी वयस्क लोगों में भी जो है सीनियर सिटीजन्स में भी इस बीमारी के लक्षण देखने में आते हैं। इसके कारण जैसे हमने डिस्कस किया कि जेनेटिक होता है, यानी कि अगर माता पिता या माता पिता के भाई बहनों में या उनके माता पिता किसी में ये बीमारी रही हो तो संभावना बढ़ जाती है कि इंसान में वो बीमारी के लक्षण आ सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि आएंगे। दूसरी बात है कि स्ट्रेसर्स, अगर ज़िंदगी में कोई भी तनाव, बहुत गंभीर तनाव कोई आता है तो उससे भी कई बार मस्तिष्क में अचानक से रासायनिक असंतुलन पैदा होती है। तो जेनेटिक्स हो गया, एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स हो गया, और कई बार साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी रहते हैं, यानी कि किसी में इस तरह की ट्रेट्स होती हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि कारण कोई भी हो, शुरुआती लक्षण अगर हम जानेंगे तो हम सही समय पे उपचार के लिए पहुँचेंगे। और अगर हम किसी भी अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने सहपाठी सहकर्मी में, अपने दोस्तों में या अड़ोसी पड़ोसी किसी में भी ऐसे लक्षण देखते हैं प्रोड्रोमल फेज़ के, जहाँ पे शुरुआती लक्षण होती है वो बहुत माइल्ड होती है, लेकिन उसको समझना जानना ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है,
तभी सही समय पे हम मरीज को लेके इलाज के लिए पहुंच सकते हैं। और वो प्रोड्रोमल सिम्टम्स वही होते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में अचानक से ना बदलाव आने लगता है, उसके रहन सहन में, उसके खान पान में, उसके नींद में, उसके व्यवहार में। या तो वो इंसान अलग थलग रहने लगता है, गुमसुम रहने लगता है, लोगों को अवॉइड करने लगता है या लगती हैं, या उसमें गुस्सा चिड़चिड़ापन आता है, वो हमेशा लोगों पे शक टाइप का करने लगता है कि ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों कहा, वो उसने मुझे इस तरह से क्यों देखा, मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों हुआ। तो अक्सर ये लोग स्कूल जाना, कॉलेज जाना बंद कर देते हैं, अवॉइड करने लगते हैं, किसी भी बात पे गुस्सा चिड़चिड़ापन करने लगते हैं। या अगर वो यंग एडल्ट है तो कॉलेज या काम पे जाना वो पसंद नहीं करते हैं, या लोगों से उनके व्यवहार में ना परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। तो ये शुरुआती लक्षण जो है प्रोड्रोमल के, उसी में सही कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि सही समय पे उपचार के लिए आएँ तो हम उस एक्टिव फेज से हम बच सकते हैं। और स्किज़ोफ्रेनिया एक तो होता है जो एक्टिव स्किज़ोफ्रेनिया होता है जिसमें हैलुसिनेशंस होती हैं, यानी जैसे कि मैंने कहा कि कानों में आवाज़ आना या कुछ दिखाई देना, है ना, मन में शंका भ्रांति होना, इस तरह की। और एक पैसिव होता है जिसमें इंसान कटा कटा रहता है, विथड्रॉन रहता है, लोगों को अवॉइड करता है। तो इस तरह की जो है लक्षण दोनों तरह के केसेस में देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल, तो दर्शकों लक्षण बहुत ही ज़रूरी है पहचानना, क्योंकि जब तक हम उनके लक्षणों को नहीं पहचानेंगे तब तक हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारे आसपास का व्यक्ति सिज़ोफ्रेनिया से ग्रस्त हो चुका है या फिर हो रहा है। और अगर हम ये जान ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, तो हम उपचार तक कैसे ही पहुंच सकते हैं। इस विषय पर सिज़ोफ्रेनिया पे हम आगे भी मैम से जानकारी लेंगे, लेकिन अभी राजेश सर के पास चलते हैं और सर से जानते हैं, क्योंकि अभी ही हाल में ही ये चीज़ डिक्लेयर हुई है, तो हो सकता है कि बैंक में जो सीन है वो काफ़ी अलग तरीके का सर को देखने मिल रहा हो, कि लंबी कतार हो सकता है, या फिर कुछ व्यवस्थाएं बैंक ने ऐसी करके रखी होंगी कि जिनके कारण लंबी कतार ना लगाना पड़े और लोगों में जो हलचल इस बात को लेकर है उसको कहीं ना कहीं वो अच्छे से हैंडल कर सके। तो आइए उन व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार में जानते हैं सर से। धन्यवाद मैडम। चूँकि नोटबंदी जो 16 मई को हुई थी, जिसमें कि बहुत सारे थे, उस समय स्थिति अलग थी। हमारे देश की जो चलन मुद्रा थी, लगभग 90% के आसपास मुद्रा को चलन से बाहर किया जा रहा था, और वो नोटबंदी थी। उन नोट को दोबारा से लीगल टेंडर ऐसा घोषित कर दिया गया था कि रात को 12 बजे के बाद वो लीगल टेंडर नहीं थे। इसलिए आम जनता में पैनिक भी था, और वो जो मुद्राएं थी 500 के और 1000 के नोट, वो अधिकांश लोगों के पास प्रचलन में थी। इसलिए उस समय स्थितियाँ अलग थी। लेकिन एक 2000 के नोट जो अभी हम बताएं कि 31 मार्च 2018 को लगभग 6,73,000 करोड़ के नोट प्रचलन में थे, जिसमें से 3,62,000 करोड़ के नोट 31 मार्च 23 को केवल थे, जो कि वैध चलन मुद्रा का 10% से भी कम था। तो कल जो पहला दिन था उसमें ऐसी स्थिति किसी भी शाखा से, बल्कि किसी भी बैंक में ऐसी स्थिति नहीं थी। हालांकि सावधानी के तौर पे, प्रकाशन के तौर पे, जो मैंने पहले बताया आपको, जी हम 2000 के नोट को सर देख सकते हैं, हमारे दर्शकों को भी 2000 का नोट, दर्शकों देखिए कुछ समय के बाद ये चीज़ आपको नहीं देखने मिलेगी और ना ही आपके हाथों में होगी। तो बिल्कुल ये बहुत कम लोगों के पास है और बहुत अधिक मात्रा में है भी नहीं आम जनता के पास, जो कि मैक्सिमम यूजर्स हैं। तो ऐसी भीड़ नहीं देखी। फिर भी हमने स्पेशल काउंटर बना दिए गए थे, कल भी बनाए, और अगले 30 सितंबर तक व्यवस्था है। अधिक सभी बैंकों की सभी शाखाओं में काउंटर स्पेशल बनाया गया है कि जब भी कोई ऐसी पैनिक स्थिति आए, या ऐसा लगता है कि एक से ज़्यादा लोग हैं या ज़्यादा लोग आ रहे हैं, स्पेशली वुमेन्स है, फिजिकल चैलेंज पर्सन है, सीनियर सिटीजन्स है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको तुरंत है, तो वो तुरंत डिस्पोजल हो जाए। और कल तो ऐसा कुछ नहीं देखने की स्थिति आई, और यदि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा लगता है तो निश्चित रूप से जो व्यवस्था है सारी बैंकों के पास है। और मुझे लगता है ये बहुत सहज प्रक्रिया है, और ये क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आ रहा है। आप लोग भी समझते हैं कि जब कोई नोट का जो एक एवरेज जीवन है वो 5 या 6 साल का रहता है, तो रिजर्व बैंक समय समय के साथ जो खराब नोट होते हैं उनको मार्केट से हटाकर उसको रिप्लेस करता जाता है। इस बार पहली बार ऐसा होगा कि जो नोट रिप्लेस होगा उसकी जगह दूसरा नोट नहीं आएगा। इसलिए बस इतना नोट बदली समझ सकते हैं कि आपके मार्केट से नोट बाहर होंगे 2000 के, और उसकी जगह जो वैलिड नोट है वो मार्केट में आएंगे। तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की पैनिक होने के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
खास बात जो मैंने पहले भी बताई आपको कि ये लीगल टेंडर बना रहेगा। रिजर्व बैंक का जो नोटिफिकेशन उसमें क्लियर है कि 30 सितंबर के बाद भी 2000 का नोट लीगल टेंडर है, बना रहेगा। वो 30 सितंबर तक मुझे लगता है सारे नोट हो जाएंगे और उसका रिजर्व बैंक फिर एनालिसिस करेगा कि कितने नोट वापस आ गए हैं और कितने नोट बचे हुए हैं। तो किसी को कोई परेशान होने की कोई जरूरत जी नहीं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं दर्शकों स्क्रीन पे कि सभी जिनके पास 2000 के नोट हैं वो सभी लेकर खड़े हुए हैं, क्योंकि अभी ये बात ही हो गई है कि जिस किसी के भी पास जितने भी नोट है वो हम सबको बैंक में जमा करना है। और ये सर ने जैसे कि बताया कि पहली बार ऐसा होगा कि किसी नोट के बदले दोबारा से मार्केट में वो नोट नहीं आएंगे। जैसे ही सर ने बताया कि जो नोट पुराने हो जाते थे वो रिजर्व बैंक अपने पास ले लेती थी और उनके बदले नए नोट मार्केट में आ जाते थे, लेकिन 2000 के नोट के साथ ऐसा नहीं होगा। ये आपसे लिए तो जाएंगे लेकिन ये मार्केट में वापस नहीं आएंगे। सर आप एक बात बार बार बोल रहे थे, लीगल टेंडर, तो लीगल टेंडर से मतलब क्या है? अच्छा, हाँ ठीक है, अच्छा प्रश्न है आपका। लीगल टेंडर मतलब वैलिड, कोई भी जो भारत देश की मुद्रा है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी देती है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कि वो वैलिड मुद्रा है, वैध मुद्रा है, अवैध मुद्रा है। तो उस समय जब नोटबंदी की घोषणा हुई थी तो उसमें केवल एक ही लाइन बोली गई थी, आपको यदि याद हो, कि ये जो 500 और 1000 के नोट हैं ये रात को 12 बजे से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, वैध मुद्रा नहीं रहेगी। तो ये शब्द पे मैं बार बार फोकस या बताना ही चाह रहा था। इस बार ये क्लियर है कि ये वैलिड मुद्रा बनी रहेगी। नोट चलन से बाहर हो रहा है लेकिन उसकी आइडेंटिटी, उसकी वैलिडिटी पे कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं होगा, इसलिए किसी को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपके 2000 का नोट है तो ये आप कभी, जो पहले आपने क्वेश्चन पूछा था, चलन में भी रहेगा। इवन 30 सितंबर के बाद भी ये वैलिड रहेगा, बस उसका प्रचलन से बाहर हो जाएगा और बैंक में आप जमा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि वैध मुद्रा। मैं चाह रही थी कि हमारे दर्शक इस चीज़ को अच्छे से समझ सके, इसलिए मैंने ये प्रश्न किया। सर जैसे कि आपने बताया 30 सितंबर जो एक डेडलाइन, एक जो निर्धारित समय तय हुआ है, क्या इसके बाद भी अगर किसी के पास भूल चूक से नोट रह जाते हैं तो क्या वो बदल सकते हैं? अभी तक जो 19 मई का भारतीय रिजर्व बैंक का सर्कुलर है उसके हिसाब से यही है कि उसके बाद भी ये लीगल टेंडर रहेगा, लेकिन उसका डिस्पोजल किस तरह से होगा इसके बारे में रिजर्व बैंक का सर्कुलर आना बाकी है। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि, या जो मैं बताना चाहता हूँ, इसके बाद भी बैंक में जमा होगा ये और अपने प्रॉपर अकाउंट में जमा हो सकता है। जी बिल्कुल। सर और यहाँ पर हम दोबारा से बात कर लेते हैं कि एक बार में कितने पैसे आप, कितने 2000 के नोट, मैं चाहूंगी इस बारे में आप मैं बहुत क्लियर आप अपने खाते में जो आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है उसमें किसी भी सीमा तक 2000 के नोट जमा सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड। जितने भी रुपए आपके पास है 2000 के, जितने भी नोट है अपने अकाउंट में कितने भी जमा कर सकते हैं। सीमा केवल नोट बदलने के लिए, एक्सचेंज के लिए है कि एक समय में एज ए सिंगल इंस्टांस आप 10 नोट मीन्स 20,000 रुपये किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके बदल सकते हैं। इसके साथ जो रिजर्व बैंक की 11 अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, क्योंकि हम लोग भोपाल भी बात करते हैं, भोपाल में RBI है जहाँ इशू नोट होते हैं, वहाँ भी बदल सकते हैं। और आजकल हर 2000 के आसपास पॉपुलेशन के आसपास बैंक है, वहाँ भी आप बदल सकते हैं। और बैंक के जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है उनके माध्यम से भी आप नोट एक्सचेंज कर सकते हैं और उनके खाते में भी जमा कर सकते हैं। जी सर, जो उनकी सीमा है, जी जो BC के लिए नोट एक्सचेंज करने की सीमा 2 नोट है, मतलब 4000 रुपये तक कर सकते हैं। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं और ये विशेषकर ग्रामीण परिवेश में ये लोग काम करते हैं। जी सर, लोगों के बीच एक बड़ी जिज्ञासापूर्ण एक सवाल है कि क्या ये नोट सिर्फ सरकारी बैंकों में ही बदले जा सकते हैं या फिर प्राइवेट बैंक में भी नोट बदली होगी? ये किसी भी बैंक में बदली होगी, इसमें बैंक का कोई, जो भी भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित बैंक है, जिसको भी रिजर्व बैंक ने परमिशन दी है बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए, कोई भी बैंक हो, सब लोग बैंक में ये नोट जमा हो सकते हैं और नोट बदल सकते हैं। इवन मैंने तो बताया कि जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट रहते हैं, बैंक जिनको अपॉइंट करता है, वो लोग भी नोट बदल सकते हैं और अपने खाते में नोट जमा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सर कई बार एक बैंक में सुविधा चलती है कि जो प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं, जिन्हें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती, उनके लिए एक पर्सन अलॉट होता है जो उनकी सारी सर्विसेज के लिए देखता है। अगर उन्हें कुछ पैसे जमा करने होते तो वो घर जाके पैसे लेते हैं और जमा करवा लेते हैं। क्या इन नोटों के साथ भी वो बिल्कुल सर्विसेज है, वो तो एज जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, बैंकिंग जो फैसिलिटी है उसमें है। एक सिंपल सी लाइन से आप ये समझ सकते हैं कि जो बैंकिंग गतिविधियाँ है, नोट के साथ आपके ट्रांजेक्शन अकाउंट के साथ जो भी प्रक्रिया है वो सारी है। एक सहज बात में या सिंपल लाइन में समझें, 2000 के नोट एक बार जमा होने के बाद
आप बैंक वापस मार्केट में नहीं देगा, इतना होने वाला है और इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। जी, यानी कि दर्शकों बहुत ही सामान्य तरीके से ये नोट बदली करी जा रही है। कोई भी ऐसी कोई खास प्रक्रिया यहाँ पर नहीं लागू हो रही है, बहुत ही सामान्य चीज़ है। बस समझने की बात ये है कि जो नोट हम डाल रहे हैं वो नोट हमें वापस नहीं मिलेगा। जी, हमारे साथ फिलहाल कार्यक्रम में एक कॉलर जुड़ गए हैं, प्रदीप साहू जी। आपको नोट बदली पे राजेश जी से प्रश्न करना है, बिल्कुल अपना प्रश्न रखें। हाँ, दोनों स्पष्ट प्रश्न करना है स्पष्टीका मैडम। आपका प्रश्न हम तक नहीं पहुंच रहा है, आपका प्रश्न हम सुन नहीं पा रहे हैं, अपना प्रश्न आप फिर से करें। नोटबंदी या नोट बदली की आवश्यकता क्यों होती है, और एज ए बैंकिंग एक्सपर्ट आपको कितने समय पहले ये महसूस होने लगा था कि अब भविष्य में 2000 के नोट की बदली होने वाली है? एक तो ये। दूसरा ये बताइए कि वर्तमान स्थितियों को देखते हुए जो 500 का नोट मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है उसका क्या भविष्य? एक प्रश्न आपसे ये। दूसरा प्रश्न मेरा रोमा जी से है। प्रदीप जी, आपका प्रश्न हम तक पहुंच नहीं रहा है, आपका प्रश्न आप दोबारा से करें। एंड मेनिया, आपका प्रश्न हम सुन नहीं पा रहे हैं। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो जी, स्टूडियो तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। नहीं, आपकी आवाज तो आ रही है मेरे को। हेलो जी, आवाज आ रही है क्या मैडम? जी, हेलो 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 जी। आवाज नोट सुनाई दे रही बदली है पे क्या आप मैडम? दोनों ही विषय पर पूछना चाह रहे हैं। नोट बदली पे आपका प्रश्न जी, जी, आपका प्रश्न शायद सर तक नहीं पहुंचा है और हम भी आपकी आवाज़ नहीं सुन पाए हैं प्रदीप जी, तो माफ़ी चाहूँगी कि आपका प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे पाएंगे। और जहाँ तक शायद आपका प्रश्न नोट बदली से संबंधित था, आप शायद ये पूछना चाह रहे थे कि कुछ समय सीमा आप जानना चाह रहे थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर जितनी भी आवाज़ आपकी हम तक पहुँची है। तो निर्धारित बैंक का जो समय है उसमें आप किसी भी बैंक शाखा में जाके नोट बदल भी सकते हैं और अपने खाते में जमा भी कर सकते हैं। और 30 सितंबर तक का समय, निर्धारित समय भी रिजर्व बैंक ने दिया हुआ है। बहुत लंबा समय है, सहज प्रक्रिया है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भी यदि आपके कोई प्रश्न होते हैं, कोई क्वेश्चन है, तो आप निर्धारित बैंक की किसी भी नज़दीकी शाखा में वहाँ के शाखा प्रबंधक से या जो स्टाफ है उससे पूछ के कर सकते हैं। लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन, आप अभी तक बैंक में जो पैसे जमा करते हैं उसी तरीके से जमा करना है जी। आपको। जो नोट जमा करना थे, जब आप विड्रॉ करने जाएंगे या अपने पैसे निकालने जाएंगे तो आपको 2000 के नोट नहीं मिलेंगे, उसके अलावा बाकी सारे नोट मिलेंगे। इतना सा मेरा बोलना है, जिससे कि आप समझ पाए कि आपको सारे नोट जमा कर सकते हैं, किसी भी मात्रा में कर सकते हैं, और आपको जो इसके अलावा 2000 नोट के डिनोमिनेशन के अलावा जो नोट है वो आप बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए हम हमारे विषय सीज़ोफ्रेनिया पर चलते हैं और रोमा मैम से ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो हमारा भारत देश है, यहाँ पर बहुत सारी बीमारियों के चलते मैम बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं। उसको एज अ मतलब बीमारी नहीं लिया जाता है, कभी किसी नाम से परिभाषित कर दिया जाता है, कभी किसी नाम से परिभाषित कर दिया जाता है। तो जो सीज़ोफ्रेनिया बीमारी है मैम, इससे संबंधित क्या भ्रांतियाँ हमारे समाज में या फिर कहेंगे हमारे देश में देखने मिल रही हैं? जी हाँ, भ्रांतियाँ वो ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं सच्चाई की अपेक्षा। ये तो सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि ट्रुथ सेल्स लेसर देन लाइज। तो जो भ्रांतियाँ भी स्किज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी से जुड़ी हुई है वो यही है कि पुराने जन्म का कोई कुकर्म का असर है, या उस घर में वास्तु ठीक नहीं है, या फिर किसी देवी देवता का प्रकोप है, या किसी भूत प्रेत ने उस इंसान को जकड़ लिया है। तो इस तरह की भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, खासकर मानसिक बीमारियों के साथ में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन स्वास्थ्य का ये है कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। लेकिन हम लोग जब भी हेल्थ की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो अक्सर सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, और लोगों में जागरूकता भी ज़्यादातर शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर होती है। मानसिक स्वास्थ्य की अगर बात करें तो डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, ये सब के बारे में थोड़ी जानकारी होती है। लेकिन ये जो साइकोटिक बीमारियां हैं, जहाँ पे रियलिटी और अनरियल का फासला खत्म होने लगता है, स्किज़ोफ्रेनिया उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो स्किज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी के साथ तो सबसे ज़्यादा भ्रांतियाँ जुड़ी हुई है,
और बात यह है कि स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित मरीज को भी भ्रांति रहती है, उसको भी समझ में नहीं आता है कि क्या सच है और क्या सच नहीं है। तो जो हम काल्पनिक बोलते हैं कि ये इसकी कल्पना की उपज है, लेकिन उसके लिए वही सच्चाई है, तो इसीलिए उनमें रियलिटी और अनरियल के बीच का फासला ख़त्म होने लगता है। भ्रांतियों के चलते इस तरह के मरीजों के साथ बहुत ज़्यादा, एक तो मतलब सही समय पे उन्हें उपचार नहीं दिया जाता है। कई बार, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि उनको झाड़ फूंक के लिए तांत्रिकों के पास, बाबाओं के पास, मज़ारों में तावीज़ के माध्यम से इस तरह से उनका जो है फेथ हीलर से ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। और यही नहीं, कई बार उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है, जहाँ पे उनको जंजीरों से बांधा जाता है या उन्हें मारा पीटा जाता है, गरम छड़ियों से उन पे आंका जाता है। कई बार उनके साथ इस तरह की फिजिकल और मेंटल टॉर्चर उनको सामना करना पड़ता है। तो ये वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे अपन मना ही इस वजह से रहे हैं कि ये भ्रांतियाँ ख़त्म हो और लोगों में सच्चाई जो है वो जानकारी पहुँचे, ताकि इस तरह के मरीजों के साथ पहले तो इस तरह की इनह्यूमन बिहेवियर ना हो, सही समय पे उपचार कराए। राइट टू हेल्थ है सबको, तो राइट टू मेंटल हेल्थ भी है। इसके लिए जो है जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। सरकार भी कोशिश कर रही है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो है जागरूकता और ज़्यादा बढ़े, डिस्ट्रिक्ट्स में छोटी छोटी जगहों पे इनके बारे में जानकारी पहुँचे। और दूरदर्शन का तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज हम यहाँ बैठ के जो है चर्चा कर रहे हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, जिस तरीके से मैम ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है, तो यहाँ पर मैं भी कहना चाहूँगी कि कई बार आप खुद भी अपने आसपास ये उदाहरण देख सकते हैं कि कई बार जो लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी या मुझे वो कुछ कहीं दिखाई दिया या फिर वो अपने आप से बातें कर रहे हैं, तो ये नाम देकर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल जैसे देती हूँ। जैसे मेरे पास पेरेंट्स आए थे, उनकी बच्ची कॉलेज में थी और बहुत अच्छा पढ़ाई करती थी, लेकिन उनका कहना था कि कुछ महीनों से ना वो कॉलेज जाना बंद कर दी थी और धीरे धीरे वो अपने कमरे से निकलना बंद कर दी थी। तो शुरू में उन लोगों को लगा कि शायद ऐसे कॉलेज जाना पसंद नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत होगी, लेकिन जब उसको लाया गया और इवैल्यूएट किया तो उसे ये डर था कि उसके इर्द गिर्द कैमरास लगे हैं, लोग उसको वॉच करते रहते हैं, उसके थॉट्स को सब पढ़ लेते हैं, तो उसे ये डर लगने लगा कि उसको फॉलो किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा, उसको नुकसान पहुंचा के। तो वो बाहर निकलना बंद कर दी डर के कारण और इस भ्रांति के कारण। फिर जब उसका सही समय पे इलाज शुरू हुआ तो आज उसने कॉलेज कंप्लीट कर लिया है और जॉब भी कर रही है। जी बिल्कुल दर्शकों, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे यहाँ नाम दे देते हैं कि ऊपरी हवा, बिल्कुल यहाँ पर इन सब बातों को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। और जो हमारा आज इस विषय को लेकर आने का जो मोटिव था, जैसे कि मैम ने धन्यवाद कहा दूरदर्शन प्लेटफॉर्म को, मैम बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम लोगों तक ऐसी जानकारियाँ पहुँचा सके जो लोगों में जागरूकता लाए और लोगों को एक चीज़ों को देखने का अलग अलग नज़रिया भी उनको मिले। और जिस तरीके की ये बीमारी है, जिसे हमारे यहाँ खासतौर से ऊपरी हवा का नाम दे दिया जाता है या फिर कह दिया जाता है कि कुछ बुरी हवा लग गई है, ये सब दर्शकों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार इसके चलते कई लोग अपना जीवन ही पूरा ख़राब कर देते हैं। जबकि उनका ट्रीटमेंट हो सकता था, कहीं ना कहीं ये संभावनाएं थी कि वो ठीक हो सकते हैं, पर हम सही समय पर और सही जानकारी ना होने के कारण पूरा जीवन उनका खराब हो जाता है। तो दर्शकों, यहाँ पर मैं मैम से ये भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि कई बार मैम ने कहा कि सही समय बहुत ज़रूरी है, तो सही समय पे ट्रीटमेंट, और मैम सही समय पे ट्रीटमेंट और किस तरीके का ट्रीटमेंट इस बीमारी में दिया जाता है, वो भी मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगी। जी, जब भी बीमारी का जिक्र होता है या अस्वस्थ जब इंसान होता है तो स्वाभाविक रूप से उसको उपचार की ज़रूरत होती है। और उपचार अगर किसी भी बीमारी का अगर देर में हो, लेटर स्टेज ऑफ द डिजीज़ में हो, तो उसके परिणाम अलग होते हैं। और जब हम इनिशियल स्टेजेस में ही उस चीज़ को रोकथाम के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसका आउटकम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी के साथ भी यही है। अगर हम शुरुआती लक्षण देख लें
पहचाने और समझ जाएं कि ये कोई जो है एक बीमारी के तहत है। अक्सर क्या होता है ना, भ्रांति के कारण लोग ऐसे मरीजों को सोचते हैं कि ये जानबूझ के इस तरह से हरकत कर रहे हैं, या वो कोई अपना कार्य से बचने के लिए जो है इस तरह का अवॉइडेंस बिहेवियर कर रहे हैं। तो कई बार ये समझा जाता है कि ये इंसान जानबूझ के ऐसा कर रहा है, इसको मारो डांटो तो ये ठीक हो जाएगा। नहीं, जब शुरुआत में ही अगर आप लक्षण देख रहे हैं कि उसके व्यवहार में अचानक से परिवर्तन आ रहा है, तो वही समय है उपचार तक पहुंचने का और मनोचिकित्सक के पास पहुंच के इलाज कराने का। एक चीज़ मैं और खुलासा करना चाहती हूँ कि अक्सर ये समझा जाता है कि मनोचिकित्सक के पास सिर्फ पागल ही पहुंचते हैं। पागल जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है, और पागलपन जो है किसी के स्वेच्छा से नहीं होता है। ये अक्सर लोग कोई ना कोई मानसिक विकृति से ग्रसित होते हैं, और सही समय पे अगर इलाज करें तो हम इस शब्द को भी जो है डिक्शनरी से हटाने में कामयाब होंगे और एक स्वस्थ समाज का गठन कर पाएंगे। जी बिल्कुल। और दर्शकों, जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि 24 मई के दिन वर्ल्ड सीजोफ्रेनिया डे मनाया जाता है। मैम, इस ये डे का जो मोटिव है, जो एम है, वो यही है कि लोगों में इस बीमारी के बारे में जागरूकता लाएं। तो मैम, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते होंगे आज के दिन लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए, तो मैं चाहूँगी कि उस बारे में भी हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी, ये बहुत ज़रूरी है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के कंधों पे, साइकाइट्रिस्ट के ऊपर की इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाएं, टेलीविज़न के थ्रू, रेडियो के थ्रू। अभी हमारी एक सोसाइटी है, वर्ड्स ऑफ वर्थ द वेलफेयर सोसाइटी, कल हम लोगों ने लेक पे जाके लोगों से बातचीत की, लोगों को पैम्पलेट्स बांटे इस बीमारी के जानकारी के कारण। तो करीबन 500 से 600 लोगों ने इस अवेयरनेस प्रोग्राम को अटेंड किया। तो अवेयरनेस फैलाना हमारा कर्तव्य है और लोगों तक जानकारी पहुंचाना हम सबका एक कलेक्टिव एफर्ट है। जी बिल्कुल। मैम से आगे हम बातचीत करेंगे, लेकिन दर्शकों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि उमरिया में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस आज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जो हमारे माननीय सीएम सर हैं वो भी वहाँ पर उपस्थिति अपने देंगे। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर उन सारी चीज़ों की तैयारियां वहाँ पे कैसी चल रही हैं। और ये जो वहाँ का कार्यक्रम है, ये आप सीधा इसका लाइव प्रसारण 1 बजे से देख सकते हैं। फिलहाल आपको हम कुछ झलकियाँ दिखा रहे हैं वहाँ की तैयारियों से संबंधित, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की तैयारियां वहाँ पे चल रही हैं। जी, आइए स्टूडियो में पुनः आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आप सभी जानते हैं कि हम आज 2000 के नोट बदली पे भी बात कर रहे थे और काफ़ी सारी जानकारियाँ आपको नोट बदली के चलते राजेश सर ने दी। सर, मैं यहाँ पर एक बहुत ही सामान्य प्रश्न करना चाहूँगी कि सर, बैंक की सुविधाएं जो लोगों के लिए लाभान्वित हो सकती हैं, उन सुविधाओं के पर आप प्रकाश डालें। नोटबंदी 2016 के बाद बैंक में डिजिटलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है, मतलब प्रौद्योगिकी का प्रभाव सब बढ़ा है। और आज की तारीख में भारत में हर व्यक्ति के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, जिससे बहुत सारे ट्रांजेक्शन वो बिना बैंक की शाखा में जाए करता है। ये जब सुविधाएं बढ़ती हैं तो उसी के साथ हमारे साथ थ्रेड या कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जिससे हमको सचेत रहना है। सभी के लिए आज जो बैंक है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा था, हमारा स्टार्टअप इंडिया है और जो समृद्ध भारत का जो संकल्प है, उसमें बैंक जमा के जो बहुत सारी योजनाएं हैं बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें आप अपनी धनराशि रख के उस पर ब्याज अर्जित कर सकते हैं। इसके साथ रोजगार उन्मूलन के लिए, रोजगार के लिए भी बहुत सारी योजनाएं बैंक में चलाती है, जिसमें छोटे कामगार किसान हो या मजदूर वर्ग हो, व्यवसायी हो, या इवन जो गृहिणी है जो घर में कुछ काम करना चाहते हैं, या वुमेन एंटरप्राइजेस एंटरप्रेन्योर है, या जो महिला सशक्तिकरण के नाम पे जो लोग कुछ काम करना चाहते हैं, सभी के लिए है। बैंक में बिना सिक्योरिटी के, जो पहले एक बहुत बड़ी बात थी कि वो लोग जिनके पास सुरक्षा के मतलब कोलेटरल सिक्योरिटी या बोलते हैं गारंटी देने के लिए था, वो लोग बैंक से ऋण या इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठा पाते थे। तो अब ये सारा कुछ नहीं है। यदि आपका सिक्योरिटी नहीं है तो बहुत सारी स्कीमें हैं जिन्हें बिना कोलेटरल के केवल आपके प्रोजेक्ट बेसिस स्टार्टअप जो होता है उसके लिए भी फाइनेंस करते हैं, जिससे कि सब लोग नौकरी के अलावा खुद के व्यवसाय के लिए तो भारत का जो सपना है वो हो पाए। इसके अलावा
पेंशन स्कीम्स भी है, APY है, सुरक्षा के लिए थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हैं, जो दो बहुत प्रचलित योजनाएं हैं, दुर्घटना बीमा और जन सुरक्षा बीमा। ये जो एक 400 रुपये में है, एक 18 और 20 रुपये में जो योजनाएं मिलती हैं कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंटल में डेथ हो जाए तो उसको एक राशि मिलती है, या बीमारी से सहज जो उसकी डेथ हो जाए तो उसमें मिलती है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो बैंक की शाखाओं से आप लाभ ले सकते हैं। बस डिजिटलाइजेशन में आपको ये ध्यान रखने की जरूर है कि कोई भी जो आपके पास फेक मैसेज आते हैं, जो आजकल आप टीवी न्यूज़ में देखते हैं कि लोगों के साथ चीटिंग हो जाती है, उसमें आप अवेयर रहें। आप सहज सी प्रक्रिया है कि कोई व्यक्ति तभी फंसता है जब वो किसी लालच में ट्रैप हो जाता है। कोई भी बैंक का कॉलर किसी भी बैंक से आपका OTP पूछने के लिए, आपका कार्ड पूछने के लिए, आपका आधार नंबर पूछने के लिए फ़ोन नहीं आता है। यदि कोई ऐसा फ़ोन आता है, कोई आपको इनाम जीतने की गारंटी देता है, कोई ऐसी लिंक भेजता है जिसको क्लिक करने के बाद आपके खाते में पैसे आने वाले हैं, तो इस सहज आपको ट्रैप करने का है। बस आपको उस समय अवेयर होना है और लोगों को अवेयर भी करना है कि अननोन कॉलर जो आते हैं, जिसमें आप OTP के बारे में बात करते हैं, आपके बैंक अकाउंट के बारे में पूछते हैं, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड के बारे में पूछते हैं, उससे सचेत रहना है और ऐसी किसी भी लिंक को क्लिक नहीं करना है जिसमें आपको ये भ्रम दिया जाता है, झांसा दिया जाता है आम जनता को कि इसको क्लिक करने से आपके खाते में कुछ राशि आ जाएगी। बैंक वाले कभी भी, कोई भी बैंक वाला इस तरह की क्वेश्चंस नहीं पूछता। जी बिल्कुल। दर्शकों देखिए, एक जैसे कि सर ने कहा कि आपके साथ तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक आप लालच ना करें। देखिए, जब भी आपके ऊपर लालच हावी होगा तभी आप अपने कान और आंखें बंद हो जाएंगे। और कई बार आपके सामने सच होगा भी, पर फिर भी आप उसे देखने या मानने से इनकार कर देंगे। तो बिल्कुल कोशिश करिए कि लालच आप पर हावी ना हो, आंखें और कान आपके एकदम खुले रहें, क्योंकि सचेत रहना ही कुछ दुर्घटना से बचने का सबसे अच्छा तरीका होता है। जी। और मैं बस इसमें एक बात बताऊं, भारतीय रिजर्व बैंक बीच बीच में स्लोगन से निकलता है कि आप सचेत रहिए। वो क्लिपिंग आप देखिए, क्योंकि हम भारतीयों का मूल स्वभाव सहज मानने का है, तो चूंकि इसी प्रवृत्ति का फायदा इस तरह के असामाजिक तत्व उठाते हैं, तो आप बार बार अवेयर रहें, बच्चों को दिखाएं, और बच्चे हैं या घर में जो पेरेंट्स हैं पेरेंट्स को भी बताएं और इन योजनाओं का लाभ लें जो बैंक ने आपकी सुविधा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बनाई। जी बिल्कुल। चलते हैं रोमा मैम के पास। और रोमा मैम, जैसे कि आप सार्स की चेयरपर्सन भी हैं, तो आप बहुत सा इंटरनेशनल लेवल पे भी आप मतलब आपको अलग अलग देशों में किस तरीके से सिजोफ्रेनिया को देखा जाता है, किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, और भारत में किस तरीके से किया जाता है, मैम क्या अंतर आपको देखने मिलता है? जी शुक्रिया। मैं सार्क साइकाइट्री फेडरेशन, तो सार्क कंट्रीज़ यानी साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन वाली कंट्रीज़ हैं, जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, ये सारी कंट्रीज़ है ना, ये कंट्रीज़ हैं। तो क्योंकि साइकाइट्री फेडरेशन की मैं स्टिग्मा एंड मेंटल हेल्थ कमेटी की चेयरपर्सन हूँ, तो निश्चित रूप से जब बाकी देशों के भी मनोचिकित्सकों से मुलाकात होती है कॉन्फ्रेंस में सार्क की, अभी पिछला सार्क साइकाइट्री कॉन्फ्रेंस चिटागोंग बांग्लादेश में हुआ था, अगला नेपाल में है, तो हमें मौका मिलता है अन्य देशों के बारे में भी मानसिक परेशानियों से ग्रसित मरीजों की स्थिति जानने में। तो आम तौर पे इस रीजन की स्थितियां एक सी ही हैं। भारत हमारा काफ़ी आगे है, क्योंकि अब हमारे पास मनोचिकित्सकों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन वो बहुत कम है। मतलब जहाँ पे बोला जाता है कि हर 10,000 में एक मनोचिकित्सक होना चाहिए, हमारे देश में करीबन जी बिल्कुल 15 लाख 20 लाख में एक मनोचिकित्सक। जी बिल्कुल। मतलब मैम तो कमी भी है। जी बिल्कुल दर्शकों, और यहाँ पर अंत में, क्योंकि समय और इजाज़त हमें नहीं दे रहा है, रोमा मैम बहुत बहुत धन्यवाद सिजोफ्रेनिया के को लेकर इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए। उपाध्याय सर, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात बस संक्षेप एक लाइन बोलूँगा कि ये बात सबको मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये जो नोट एक्सचेंज की व्यवस्था है जमा की, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यदि कोई व्यक्ति आपको भ्रम में दाने को है तो आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहें और बैंक जाके फ्री ऑफ कॉस्ट व्यवस्था एक्सचेंज की भी जमा होती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय कार्यक्रम में देने के लिए। तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा ये अंक आप सभी को पसंद आया होगा। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।